गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। रीड लैंग्वेज के टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं अपन। उसकी आगे की क्लास है। टीचिंग मेथड तो हो गए हैं, अब उसमें जो रेमेडिकल और जो चेंजिंग है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या है पहले चेक कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड थिंग्स विच आर यूज्ड टू लर्न आर कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। वो मटेरियल्स, वो सामग्री जो सीखने के काम आती है, वो क्या कहलाती है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स है, ये सारे क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में ही आते हैं। अब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। टेक्स्ट बुक का ज़्यादा रोल किस में होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में। तो मित्रों, टेक्स्ट बुक क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में। इंपॉर्टेंट इन सेल्फ स्टडी में भी इसका ज़्यादा महत्व होता है। मैक्स टीचिंग इफेक्टिव, और जो पढ़ाने का तरीका है इसको और मजबूत बनाती है ये। कौन? टेक्स्ट बुक। इंक्रीज वोकेबलरी एंड ग्रामर, अगर ग्रामर और वोकेबलरी इंक्रीज करना है बालकों में तो टेक्स्ट बुक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर गार्ड्स फ्रॉम अननेसेसरी रिपीटेशन। अब ये टीचर को अननेसेसरी जो अनावश्यक जो रिपीटेशन होता है, बार बार किसी चीज़ का दोहराव, उससे बचाती है। क्योंकि टीचर के पास टेक्स्ट बुक है हाथ में और सामने बालकों के पास भी टेक्स्ट बुक है, तो जैसे जैसे टीचर बोलता जाता है वैसे वैसे बालक उसको अंडरलाइन करते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो रिपीटेशन अननेसेसरी होता है ना, उससे बचा जा सकता है। अब देखो मित्रों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी जो अच्छी किताब होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो देखो, सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, एक तो सुव्यवस्थित सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें। सूटेबल वोकेबलरी होती है, वोके पावर अच्छा दिया गया होता है। नॉन टू अननोन मेथड में होती है, यानी जो बालक जानता है वो मेथड भी दिया होता है, उसके बाद में अननोन मेथड की तरफ प्रोसीड किया होता है या प्रोसीड करते हैं, ऐसी टेक्स्ट बुक अच्छी होती है। अफोर्डेबल कॉस्ट और अट्रैक्टिव, जो वहन करने योग्य हो कॉस्ट के रूप में और अट्रैक्टिव हो दिखने में, ताकि बालकों की उसकी पढ़ने में या अध्ययन करने में रुचि बनी रहे। अब देखो, ये तो थी टेक्स्ट बुक। अब ऑडियो विजुअल मटेरियल्स वो पढ़ लेते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ये कौन कौन से? इट इज़ यूज टू मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव। इनका यूज कब किया जाता है? जब अध्ययन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, यानी एजुकेशन को थोड़ा और अधिक इफेक्टिव बना दिया जाए, इसके लिए ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स होते हैं इनका यूज किया जाता है। जैसे पिक्चर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल मटेरियल्स में आती है। देखो, ब्लैक बोर्ड पहला देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड क्या है? ईजी है, चीप है। एक तो बिल्कुल सस्ता पड़ता है, आसान तरीका है इसमें समझने का, और बिल्कुल सस्ता भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पॉपुलर एंड टाइम सेवर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ब्लैक बोर्ड अगर स्कूल में नहीं होता तो ऐसे लगता है कि स्कूल है ही नहीं ये कोई। तो ये क्या है? बड़ी पॉपुलर चीज़ है और टाइम सेवर है, टाइम बचाती है। जैसे जैसे आपने बोला और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बालकों ने तुरंत उसको उतार लिया, ठीक है। तो ये क्या? टाइम बचाती है। चार्ट देखो, 2 नंबर क्या? चार्ट देख लेते हैं। चार्ट्स आर यूज टू क्रिएट एटमोस्फियर ऑफ लर्निंग। चार्ट कहाँ यूज किए जाते हैं मित्रों? जब कभी ऐसा वातावरण दिखाना हो, ऐसा वातावरण बनाना हो जहाँ सीखने में आसानी हो, ठीक है, तो उस वक्त चार्ट पेश कर दिए जाते हैं। जैसे किसी चीज़ का चार्ट बनाया, लिखने में आसानी नहीं हो रही है तो वो चार्ट पेश कर दिया, तो फिर क्या हो गया? ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया जिससे बालकों को सीखने में आसानी होती है। कार्ड्स देख लो मित्रों, मेनी टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर यूज इन टीचिंग। पढ़ाने के मामले में कार्ड से अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं। कौन कौन से? सेंटेंस कार्ड होता है, फिगर कार्ड होता है, कैपिटल कार्ड, ये अलग अलग प्रकार के कार्ड यूज होते हैं। अब देखो अगला मॉडल्स का देख लो। लाइफ लाइक एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। लाइफ लाइक एक्सपीरियंस होता है कैसे मित्रों? जब सपोज करो पृथ्वी का पूरा वर्णन अपन नहीं कर सकते हैं तो ग्लोब का सहारा लेते हैं, तो वो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है। तो उससे क्या होता है कि बालकों को ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी का सारा जो प्रतिरूप अपने सामने है, तो वो क्या है? लाइफ लाइक एक्सपीरियंस हो गया, तो वो उनसे जल्दी सीखा जा सकता है। गुड इन सीइंग एंड प्रैक्टिसिंग। अब देखो, देखने में भी वो अच्छा लगता है ये मॉडल्स वगैरह, और क्या होता है? प्रैक्टिस करने में रुचि बनी रहती है बालकों की। टेप रिकॉर्डर देख लेते हैं। यूज टू
करेक्शन और प्रोनाउंसिएशन, इसका यूज कहाँ किया जाता है? किसी चीज़ को करेक्शन करने के लिए और प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए। जैसे आपने अपना टेप में कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली, स्पीच, फिर उसमें आप दोबारा उसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है, और उसको सुधार के फिर दोबारा से आप उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिंगुआ फोन क्या है? लिंगुआ फोन इज़ यूज फॉर प्रॉपर लिसनिंग, ये प्रॉपर लिसनिंग के लिए यूज किया जाता है। जब लिंगुआ फोन की बात आए तो प्रॉपर लिसनिंग यूजेबल होगा। अब देखो जो ऑडियो विजुअल है, इनके बेनिफिट्स क्या है एड के? स्टूडेंट कैन रिमेंबर इजीली बाय दिस वे, इस तरीके से अगर बालकों को पढ़ाया जाए तो याद करने में उनको आसानी होती है। रिड्यूस बर्डन, बालकों में जो बर्डन होता है कई चीज़ों का, जो किताबी टेक्स्ट बुक से लेकर या फिर सपोज करो अध्ययन करने का जो उनके पास जो बर्डन होता है उनके, तो वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उनको सीखने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में इंटरेस्ट बना रहता है इनके माध्यम से। इजी एक्सप्लेन वे, और अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे मैं पृथ्वी के प्रतिरूप की या मॉडल की बात करूं, तो आप बच्चों को ग्लोब को घुमा के सारी जो दुनिया है, अपना पृथ्वी है, उसके सारी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इजी एक्सप्लेन वे भी हो जाएगा। तो मित्रों ये तो था ऑडियो विजुअल एड्स और उनके बेनिफिट्स और उनके प्रकार। अब मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक जो इसी में शामिल किया है ये कौन सा है? लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज चैलेंजेज इन इंग्लिश टीचिंग। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज चैलेंजेज इन इंग्लिश टीचिंग, यानी कि भाषा में आने वाले अवरोध और चुनौतियाँ कौन कौन सी है इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज में, तो वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब देखो पहले मित्रों, जो इंग्लिश की जो ज़रूरत है वो कैसे है और क्यों ज़रूरत होती है इसकी। लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज क्या, भाषा क्या है? आदमी की बहुत ज़रूरी पार्ट है एक मनुष्य का। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भाषा। 8% इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, और वर्तमान में जो इंग्लिश भाषा है ये भारत में द्वितीय लैंग्वेज या द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। सो इट इज़ कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज। तो ये कैसी है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, यानी दो या व्यक्ति या विश्व के दो या दो से अधिक व्यक्तियों से, या जहाँ भी आप किसी विश्व के कोने में जाए वहाँ भाषा का आदान प्रदान करने के लिए ये भाषा यूज की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक सीट पे अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें से 3 व्यक्तियों को इंग्लिश भाषा आती है, यानी इतनी ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ये क्या है? कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज है एक दूसरे से, और लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज भी है, क्योंकि इससे अगर आप बाहर जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी होती है। तो लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। इट इज शाइन ऑफ पर्सनैलिटी। जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी जाती है तो इसे कहते हैं कि इससे आदमी की पर्सनैलिटी में निखार आता है, या फिर ऐसे कहें कि जैसे बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इसी आधार पर निर्धारित होती है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। कई जॉब में अपन यहाँ भी देखते हैं हिंदुस्तान में कि जब किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो कहा यार इनको ये जॉब सूटेबल है, या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बढ़ावा मिल जाता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज उसको सलीके से आती है तो। इट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज सो हेल्प अस टू एक्सप्लेन व्यूज और वर्ड। ये एक पूरे विश्व में फैली हुई लैंग्वेज है मित्रों, जिससे अपन किसी के साथ भी अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न बाय एनी इन्वायरमेंट। और ये मित्रों ऐसा सर्वे में ऐसा देखा गया कि ये दुनिया में सबसे सरल तरीके से और सबसे जल्दी सीखे जाने वाली भाषा है, और किसी भी वातावरण में इसको सीखा जा सकता है। अब देखो इंग्लिश की प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में इंग्लिश पढ़ाने की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कौन कौन सी है। ऑब्जेक्टिव टीचिंग इज इंग्लिश इज अनसर्टेन, यानी पढ़ाने का जो उद्देश्य है भारत में इंग्लिश पढ़ाने का वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है किस उद्देश्य से पढ़ाई जा रही है। लेक ऑफ टीचिंग एड, यहाँ उतने अच्छे प्रकार के टीचिंग एड्स नहीं है जिनकी सहायता से पढ़ाना आसान हो सके। प्रॉब्लम्स ऑफ क्राउडेड क्लासरूम, यानी यहाँ ऐसा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जनसंख्या होने के कारण एक क्लास में कई स्टूडेंट बैठते हैं, जिससे पढ़ाना आसान नहीं रहता है इंग्लिश भाषा को। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, यहाँ जो बालकों का मूल्यांकन किया जाता है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। लैक ऑफ प्रॉपर टेक्स्ट बुक, यहाँ प्रॉपर टेक्स्ट बुक नहीं मिलती इंग्लिश भाषा का ज्ञान दे सके, ऐसी कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक यहाँ निर्मित नहीं की जाती। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, फिर एक तरीका है कि यहाँ भारत में आज भी वही पुराना मेथड इंग्लिश पढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उससे भी यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये थी मित्रों प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश
टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक के रूप में, जो है रेमेडिकल टीचिंग, यानी टीचिंग में सुधार कैसे किया जाए। इट इज़ गुड वे टू प्रोवाइड रियल नॉलेज टू द स्टूडेंट। रेमेडिकल टीचिंग क्या है? बालकों को एक वास्तविक नॉलेज देना। बालकों को क्या देना? वास्तविक नॉलेज देना लैंग्वेज का, यही है रेमेडिकल टीचिंग, यानी सुधार करना। जैसे बालक ने साल भर पढ़ा है, फिर या फिर हर दिन पढ़ा है, उसका फिर लास्ट मोमेंट पे क्या रेमेडिकल किया जाता है। तो रेमेडिकल टीचिंग होती है जिसमें बालकों ने जो जो गलतियां की उसको सुधारा जाता है। तो एक रियल नॉलेज बालकों को इस चीज़ से मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडिकल टीचिंग, यानी रेमेडिकल टीचिंग करवाने का उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं मित्रों। मोटिवेट स्टूडेंट इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है? बालकों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। बालकों का क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कोई गलती की बालक ने और एक अध्यापक ने उसकी गलती को सुधार के उसे ऐसा कहा कि इस तरीके से बोलना चाहिए सेंटेंस को, तो बालक में क्या आ गया? फिर दोबारा से गलती नहीं करेगा और फिर क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चेंज स्टूडेंट बैड आइडियाज़ हैबिट इन गुड वन। और फिर बालकों में जो बुरी आदतें होती है और बुरे जो विचार होते हैं उनको अच्छी आदतों और बुरे विचारों में चेंज किया जा सकता है। डेस्ट्रॉय लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। और बालकों में जो पढ़ने में जो दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको क्या कर दिया जाता है? इसके माध्यम से मिटाया जाता है। अब देखो रिजल्ट ऑफ रेमेडिकल टीचिंग, यानी रेमेडिकल टीचिंग की जो रिजल्ट क्या क्या आए हैं सामने। एडजस्टमेंट एबिलिटी क्रिएशन स्टूडेंट, इनसे बालकों में अपने आप को एडजस्ट करने की, ठीक है, हर माहौल में ढालने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। दूसरा, मेक कमांड ऑन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट देमसेल्व्स। और सभी बालक अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं तो खुद की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, जो अलग अलग उनकी व्यक्तिगत जिसको व्यक्तिगत प्रॉब्लम या समस्याएं कह सकते हैं, उन पे उनकी कमांड बनती है, उनको वो दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। एबिलिटी टू प्रेजेंटिंग बिकम क्लियर। अब देखो ऐसी एबिलिटी आती है खुद को प्रेजेंट कर सके क्लियर रूप में, बिल्कुल क्लियर रूप में खुद को प्रेजेंट कर सके रेमेडिकल टीचिंग के द्वारा। तो ये इसकी क्या हो गई? रिजल्ट ऑफ रेमेडिकल टीचिंग की हो गई। अब तो आगे देख लेते हैं मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के मेथड कौन कौन से हैं? इवेल्युएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के तौर तरीके क्या क्या है? देखो, डेवलपमेंट इज एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इवेल्युएशन। एजुकेशनल इवेल्युएशन क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इन एग्जामिनेशन, यानी परीक्षाओं में क्या विकास क्या है? एजुकेशनल इवेल्युएशन है, यानी शिक्षा में बालकों का विकास करना, उनको आगे बढ़ाना, वही क्या है? मूल्यांकन है। इट इज़ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये क्या है? निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो बालक जब से स्टडी शुरू करता है या जन्म से शुरू हो जाती है और जब तक बालक अध्ययन करता रहता है, उसकी जीवन प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक इवेल्युएशन होता रहता है। अब देखो वो अलग तरीके से इवेल्युएशन होता है कि प्रकृति की तरफ से इवेल्युएशन होता है, प्राकृतिक कारणों के द्वारा। फिर जब अपन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ इंडिया दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बीएस ब्लूम। इंडिया में बीएस ब्लूम के द्वारा ये इवेल्युएशन का कंसेप्ट दिया गया। ये अगर ऐसा पूछ ले कि इवेल्युएशन का जो कंसेप्ट है इंडिया में किसके द्वारा दिया गया, तो बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया। अब देखो टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। इवेल्युएशन में टेस्ट एंड एग्जामिनेशन होता है। किसी बालक का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट या एग्जामिनेशन लिया जाता है। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज ए मेड ऑफ वर्ड टेस्टम, लैटिन वर्ड विच मीन्स अर्थन पॉट। टेस्ट वर्ड है जो टेस्ट लैटिन भाषा के टेस्टम शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या है? अर्थन पॉट। अर्थन मतलब मिट्टी से बना हुआ घड़ा अपन कह सकते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब देख लेते हैं। एग्जामिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जामिन लैटिन वर्ड। ये एग्जामिन लैटिन वर्ड जो एग्जामिन है उससे लिया गया है और इसका मतलब क्या है? पॉइंटर ऑफ बैलेंस, यानी बैलेंस का एक जैसे सपोज करो पॉइंटर ऑफ बैलेंस का मतलब आप समझ गए, सारी साल बालक क्या करता है? अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग चैप्टर को पढ़ता जाता है और लास्ट में जो उसका एक एग्जाम होता है, यानी उसका एक निश्चित पॉइंट हो जाता है, वो क्या है? और वहाँ एक उसका बैलेंस बना दिया जाता है सारी साल में उसने क्या पढ़ा है, तो उसका पॉइंटर ऑफ बैलेंस वो क्या है? एक एग्जामिनेशन है। इट इज ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट। हाँ, इसका जो टर्म होता है वो टेस्ट से बड़ा होता है, यानी टेस्ट छोटा रूप होता है और एग्जामिनेशन क्या होता है? थोड़ा बड़ा रूप होता है। यानी एक एग्जामिनेशन में कई प्रकार के टेस्ट शामिल हो सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। आगे देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। अब टेस्ट और एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं मित्रों?
3 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, इजी टाइप, शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इजी टाइप क्वेश्चन के कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। इजी टाइप में मित्रों होते हैं, इजी टाइप में होते हैं लॉन्ग आंसर वाले भी होते हैं, अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लेन देयर व्यूज, और इसमें क्या होते हैं कि बालकों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो क्या करते हैं, खुद के जो विचार है उनको प्रकट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्या होते हैं, आंसर इन फ्यू सेकेंड, एक कुछ ही चंद मिनटों में अगर आंसर दे दे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं। और फिर दूसरा आंसर इन शॉर्ट डेफिनेशन, और एक निश्चित परिभाषा अगर आंसर के रूप में लिखी जाए तो वो भी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें शामिल होगा। ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में ही दिया जाएगा, डेफिनेट आंसर दिया जाएगा, फिक्स आंसर दिया जाएगा, नो अटेंशन टू अर्थ लैंग्वेज, और बाकी भाषा से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं या 1-2 वर्ड में देना है उसी के तरीके से आंसर देगा, बाकी भाषा का साहित्य या भाषा के बड़े रूप से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं चेक कर लेते हैं। रिकॉल क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। साधारण जो सवाल होते हैं वो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रकार है यहाँ, पहला रिकॉल क्वेश्चन, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन से होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कॉम्प्लेक्शन क्वेश्चन कहलाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्शन क्वेश्चन कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जिसे ट्रू और फॉल्स, इधर फॉल्स इनमें दोनों में से एक को टिक करना पड़ता है, वो भी इसी में आते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, जैसे स्टूडेंट आर टू चूज 1 ऑप्शन आउट ऑफ 4, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बालकों को एक ऑप्शन चूज करना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। आगे देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स। इंग्लिश लैंग्वेज का विकास कैसे हो, तो इसमें देखो देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स, 4 लैंग्वेज की स्किल्स है। कौन कौन सी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी LSRW, ये 4 स्किल्स है लैंग्वेज की। तो लिसनिंग क्या है देख लेते हैं। लिसनिंग क्या है, लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, किसी के निर्देश को समझना ही लिसनिंग है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, लोग क्या बात कर रहे हैं उसको समझना भी ये क्या है, लिसनिंग है। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, बोले जाने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है या इंग्लिश भाषा है कह सकते हैं, उसको समझना ही क्या है, लिसनिंग है। स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है देख लेते हैं। स्पीकिंग है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश साउंड, इंग्लिश साउंड का सही से प्रोनाउंसिएशन करना है, वो क्या है, स्पीकिंग है। स्ट्रेस पैटर्न नॉलेज पे स्ट्रेस देना स्पीकिंग है। स्पीकिंग विद नॉर्मल स्पीड, और नॉर्मल जो स्पीड होती है बोलने की जो, उसके अनुसार बोलना, वो भी स्पीकिंग में होता है। रीडिंग में क्या क्या होता है देखें। रीडिंग में होता है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंस एंड आइडियाज, अलग अलग तरीके के शब्द, वाक्य और उन विचारों को समझना क्या है, रीडिंग है। ये क्या है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। डेफिनाइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी वाक्यों और जो शब्द होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, वही क्या है, रीडिंग है। पढ़ते वक्त अगर वर्ड समझ में आ गया, वाक्य समझ में आया, तो वो क्या है, रीडिंग है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन विद स्टूडेंट, और बालकों के साथ जो रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन विद सेंटेंस, यानी वाक्यों के साथ जो संबंध है उनको समझना ही क्या है, रीडिंग है। पढ़ते वक्त अगर आप वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य के आपसे जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनका जो रिलेशन समझ में आ जाता है वही क्या है, रीडिंग है। राइटिंग क्या क्या है देख लेते हैं। राइटिंग अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी किस चीज़ को समझना, जो महत्वपूर्ण शब्द और सेंटेंस होते हैं उनको समझना क्या है, राइटिंग है। अंडरस्टैंडिंग यूजिंग कनेक्टिव, और जो कनेक्टर होते हैं, जो कनेक्ट करने वाली चीज़ होते हैं भाषा में, उनको समझना ही क्या है, राइटिंग है। स्पीकिंग वर्ड्स करेक्टली, और शब्दों को बिल्कुल सही तरीके से बोलना ही क्या है, राइटिंग है। लर्निंग फॉर्मिंग अल्फ़ाबेट लेटर्स, और फॉर्मिंग अल्फ़ाबेट लेटर है उनको पढ़ना ही क्या है, राइटिंग है। आगे देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड फॉरेन टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषा को पढ़ाने का जो जनरल प्रिंसिपल है वो कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं कि जिसके आधार पर जो विदेशी भाषा है उसको सिखाया जा सके। देखो, इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया एज
एज स्कूल सब्जेक्ट, यानी एक स्कूल में सब्जेक्ट की तरह दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा को पढ़ाया जाता है। टीचर्स मस्ट कीप इन माइंड सम प्रिंसिपल टू गेट इफेक्टिवनेस इन टीचिंग। अब वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा इफेक्टिव कैसे बने ये भाषा, उसके लिए कौन कौन से जो प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो पहला देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी एक प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए वहाँ। कैसे? टॉक टू स्टूडेंट इंग्लिश इन क्लास एंड प्लेग्राउंड, एक ऐसा वातावरण, नेचुरल तरीके से वातावरण क्रिएट करें जैसे बालकों से क्लास में और प्लेग्राउंड में इंग्लिश में बात करते रहे। मोटिवेट स्टूडेंट फॉर टॉकिंग टू टीचर एंड अदर स्टूडेंट इंग्लिश, और बालकों को ये भी आप इस तरीके से भी उनको कहें कि आप, या मोटिवेट करें कि टीचर और अलग जो अदर भी स्टूडेंट हैं उनसे आप बात किस भाषा में करेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे। अरेंज ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन या जीडी क्लास का भी आप का अरेंज करेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस के अंदर आता है ताकि बालक जल्दी सीख सके। प्रिंसिपल ऑफ जो हैबिट फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन यानी आदतों का सिद्धांत। कैसे? हैबिट ऑफ रिपीटिंग, रिपीट करने की हैबिट होनी चाहिए बालकों में। हैबिट ऑफ रीडिंग, बार बार पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाने की या लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को रीड करने की भी हैबिट होनी चाहिए ताकि इस तरीके से लैंग्वेज जल्दी सीखी जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ देख लेते हैं एक्सपोजर प्रिंसिपल में क्या क्या है। सजेस्टिंग स्टूडेंट टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ एंड मूवीज़, बालकों को इस तरीके से सजेस्ट किया जाए कि आप इंग्लिश न्यूज़ और मूवी को देखें। डिस्ट्रीब्यूटिंग इंग्लिश बुक रिटर्न इन ईजी लैंग्वेज, और बालकों को ऐसी इंग्लिश भाषा में लिखी हुई बुक्स जो बिल्कुल सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल लैंग्वेज में लिखी गई हो, वो बुक बालकों को डिस्ट्रीब्यूट या बालकों को देनी चाहिए ताकि बालक ऐसी बुक से आसानी से इंग्लिश को समझ सके। प्रोवाइडिंग सम इंग्लिश चार्ट्स, और बालकों को इंग्लिश से बने सम चार्ट्स दे देने चाहिए जिनके द्वारा क्या है, बालकों के सामने एक जैसे अपन कह सकते हैं लाइव क्लासरूम का दृश्य रहेगा और बालक देख देख के इंग्लिश सीखने में आसानी रहेगी बालकों को। अब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेट दैट ए स्टूडेंट कैन लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ, इस तरीके से बालकों को मोटिवेट करें कि वो खुद ही इंग्लिश सीख सकते हैं। क्रिएट इनर डिजायर टू लर्न इंग्लिश स्टूडेंट, बालकों के अंदर या आंतरिक या उनके मन में ऐसा भाव पैदा करें जिससे बालकों को ये लगे कि वो खुद ही क्या इंग्लिश सीख सकते हैं। मोटिवेट व्हेन स्टूडेंट डू मिस्टेक एंड नॉट स्कोर, अब जब बालक कोई भी गलती करते तो उनको डांटे नहीं, उनको क्या करें, थोड़ा मोटिवेट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो बालकों की क्या रुचि बनी रहेगी। अब प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, तो ओरल अप्रोच में क्या है, ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, सो स्टूडेंट्स शुड बी गिवन मोर एंड मोर प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। ओरल करना यानी किसी चीज़ का ओरल करना, दोहराना, बोलना, ये एक सबसे जल्दी इंग्लिश सीखने वाला तरीका है। इसलिए बालकों को ऐसी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए जिससे बालक जो फॉरेन लैंग्वेज है उस पर जल्दी और ज़्यादा कमांड बनेगी और फ्लुएंसी भी आएगी। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी क्रिएट ए रियल लाइफ सिचुएशन, यानी बालकों के सामने एक लाइव क्लास की तरह उनका रियल लाइफ सिचुएशन को जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। प्रोवाइड सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू लाइफ, ऐसे सब्जेक्ट मैटर हो जो ज़िंदगी से जुड़े हो, रीति रिवाज से जुड़े हो और जो सांस्कृतिक विचारधाराओं से जुड़े हो ताकि बालक इसे फॉरेन लैंग्वेज को जल्दी से सीख पाएगा। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, तो ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज के ऑर्डर कौन से हैं, वही चार है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस क्रम में ही बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग देख लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश कैन बी लर्नड इजीली बाय एक्टिविटीज, सो स्टूडेंट्स शुड बी गिवन चांस और ड्रिल, स्ट्रक्चर, डिबेट एंड ड्रामाज। देखो ये जो लर्निंग बाय डूइंग, किसी काम को करते हुए अगर इंग्लिश सिखाई जाती है तो इस सबसे आसान तरीका कहा जा सकता है ये भी, इससे भी बालक जल्दी सीखता है फॉरेन लैंग्वेज को। तो स्टूडेंट को क्या करवाना चाहिए, किस एक्टिविटी में चांस देना चाहिए, ड्रिल करवानी चाहिए बालकों को, स्ट्रक्चर के रूप में ड्रिल करवानी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और ड्रामा वगैरह, नाटक वगैरह, इनमें इंग्लिश का प्रदर्शन होना, इंग्लिश भाषा में ड्रामा और डिबेट का प्रदर्शन होना चाहिए ताकि बालक इससे भी जल्दी सीख सके। अब देखो आगे कौन सा प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, यानी मातृभाषा का यूज करते हुए सिद्धांत बताया गया है।
तो मदर टंग हेल्प्स टू लर्न इंग्लिश इन बेटर वे एंड ऑल्सो असिस्ट इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज विदाउट डिफिकल्टीज। जो मातृभाषा होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में मातृभाषा बहुत सहयोग करती है। तो मातृभाषा में भी या मातृभाषा के आधार पर भी बालकों को इंग्लिश लैंग्वेज, अब मातृभाषा के आधार पर कैसे सिखाएंगे, जैसे फॉरेन लैंग्वेज को मातृभाषा में ट्रांसफ़र करके या मातृभाषा में ट्रांसलेट करके आप बालकों को इजी वे में सिखा सकते हैं, ताकि बालक की जो कैचिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी मदर टंग में, तो वो आसानी से फॉरेन लैंग्वेज को सीख लेंगे और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अदरवाइज़ कभी कभार अगर उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, टारगेट लैंग्वेज है, तो बालक क्या हो जाते हैं, बोरिंग होने लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, अब देखो शुद्धता का जो सिद्धांत है वो क्या है, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, यानी अध्यापक का जो एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल इम्प्रेसिव होना चाहिए ताकि बालक को अच्छा लगे। वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल, वर्ड है जो बिल्कुल किफ़ायती होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े लैंग्वेज के वर्ड साहित्य के उठा के डाल दिए, बालकों की समझ ही नहीं आ रहे, तो फिर उनसे क्या है, बालक डिमोटिवेट होता है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी अप्रोप्रिएट यूजफुल ऑफ लर्नर, और जो सिलेक्शन होता है शब्दों का, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित होने चाहिए, और जो सीखने वाले बालक है या लर्नर्स है उनके लिए बिल्कुल क्या है, सूटेबल तरीके से होना चाहिए, यूजफुल होने चाहिए, ताकि वो सीखने में उनको आसानी बनी रहे। तो ये मित्रों थी अपनी क्लास। कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि दूसरे मित्रों तक भी पहुंच सके। और मित्रों अगली क्लास में अगले निश्चित समय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए